हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुपमा यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र विषय। बच्चों, आज मैं हाई स्कूल में आप लोग को सामाजिक विज्ञान की दूसरी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति का प्रमुख रूप से अध्ययन करूंगी। और बच्चों, मैं आप लोग को इस पुस्तक में पढ़ाऊंगी कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या होती है। लोकतांत्रिक राजनीति प्रमुख रूप से नागरिक शास्त्र का एक पार्ट है। लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी क्या होती है और सत्ता क्या होती है? बच्चों, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले सत्ता की साझेदारी का अर्थ जानेंगे और यह समझेगी कि सत्ता प्रमुख रूप से क्या होती है। सत्ता से तात्पर्य शक्ति से है और साझेदारी का अर्थ है बंटवारा या विभाजन। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी का अर्थ हुआ शक्ति का बंटवारा या विभाजन। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी प्रमुख रूप से होती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। बच्चों, आप लोग ने कक्षा 9th क्लास में लोकतंत्र के बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया था और लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है, इसका काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया था। तो बच्चों, इस समय मैं आप लोग को थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि हम लोग पिछली कक्षा में लोकतंत्र के बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। बच्चों, आप लोग को मैं बता दूं लोकतंत्र क्या होता। लोकतंत्र प्रमुख रूप से जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में भागीदारी करती है। इस प्रकार लोकतंत्र का प्राण ही सत्ता की साझेदारी है। जब तक सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तब तक लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सत्ता किसी एक वर्ग या किसी एक शक्ति के हाथ में निहित होगी तो उस राष्ट्र या देश में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सत्ता की साझेदारी होना परम आवश्यक है। इस प्रकार यह लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है। लोकतंत्र में सत्ता प्रमुख रूप से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित होती हैं। तीनों शक्तियाँ एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित करती हैं। इसलिए एक सफल लोकतंत्र में सत्ता का प्रमुख रूप से विभाजन होता है। बच्चों, आप लोग नागरिक शास्त्र में सत्ता का मतलब प्रमुख रूप से राजनीतिक शक्ति से ही समझिए, क्योंकि नागरिक शास्त्र में शक्ति का तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से लगाया जाता है। सत्ता की साझेदारी को और अधिक जानने के लिए हम 2 राष्ट्रों का अध्ययन करेंगे। यह 2 राष्ट्र हैं बेल्जियम और श्रीलंका। सबसे पहले हम बेल्जियम राज्य का अध्ययन करेंगे। बेल्जियम राष्ट्र एक छोटा सा राष्ट्र है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की सीमा प्रमुख रूप से फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्ज़मबर्ग से लगी हुई हैं। आकार की दृष्टि से बेल्जियम काफ़ी छोटा देश है। इसकी आबादी कुल 1,14,00,000 है। इस प्रकार यह भारत के हरियाणा राज्य की आबादी से भी छोटा राज्य है। बेल्जियम जो है भारत के हरियाणा राज्य का आधा है। इस प्रकार यह एक छोटा सा राष्ट्र है और इसकी आबादी भी काफ़ी कम है।
भारत के हरियाणा राज्य की आबादी की आधी आबादी इस राष्ट्र की है। इस प्रकार बेल्जियम एक छोटा राष्ट्र है, लेकिन आकार की दृष्टि से बेल्जियम छोटा है, लेकिन इसकी जाति बनावट काफ़ी जटिल है। बेल्जियम के दो प्रमुख प्रांत हैं, फ्लेमिश और वेलोनिया। फ्लेमिश इलाके में डच भाषा बोलने वाले 54% आबादी निवास करती है। वहीं वेलोनिया इलाके में फ्रेंच भाषी लोग निवास करते हैं, जो इनकी संख्या कुल आबादी का 40% है। वहीं इन दोनों प्रांतों में 1% जो है जर्मनी भाषा के लोग रहते हैं। इस प्रकार बेल्जियम में दो प्रांतों में प्रमुख रूप से डच भाषी, फ्रेंच भाषी और जर्मनी भाषी 3 भाषाओं के लोग निवास करते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं और 20% डच भाषी लोग रहते हैं। डच भाषी लोग जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी हैं, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में फ्रेंच भाषी लोगों से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। इसलिए फ्रेंच भाषी लोग आर्थिक दृष्टि से काफ़ी विकसित हैं और ये शिक्षा और धन और समृद्धि के मामले में भी काफ़ी समृद्ध हैं। फ्रेंच भाषी लोगों की समृद्धि को देख के डच भाषी लोग तनाव की स्थिति में रहते हैं। उन्हें लगता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था डच भाषी लोगों के मन में काफ़ी हीन भावना व्याप्त हो गई है और वे देश की सरकार के प्रति भी कोई रुचि नहीं लेती हैं और उनके मन में संदेह है कि देश की सरकार भी उनके विकास पर कोई ध्यान नहीं देती है। इस प्रकार बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। बेल्जियम को और अधिक जानने के लिए हम प्रमुख रूप से बेल्जियम का राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम आप लोग को बेल्जियम का राजनीतिक मानचित्र दिखाएंगे, जो आपकी पुस्तक से मैंने लिया है। बच्चों, आप लोग देखिए पहले बेल्जियम का मानचित्र। इसमें देखिए 2 प्रांत पहले देख लीजिए। एक प्रांत जो है आपका है डच भाषी लोगों का, दूसरा है आपका फ्रेंच भाषी लोगों का, और राजधानी क्षेत्र है जिसमें जो है 80% जो आपके फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और 20% जो है आप लोग के डच भाषी लोग रहते हैं और बाकी जर्मन भाषी लोग, हल्का जो डॉटेड लाइन है वो है। तो बच्चों, आप देखिए, आप लोग को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि कितने जो है डच भाषी वाले हैं और कितने फ्रेंच भाषी। पुनः बच्चों, हम लोग राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि देखते हैं कि दोनों जातियों के बीच क्या हुआ। चूँकि संख्या की दृष्टि से डच भाषी ज़्यादा हैं, इसलिए इनके मन में फ्रेंच भाषी लोगों के विकास को देखकर काफ़ी हीन भावना पैदा हुई और उन्हें लगा कि देश की जो सरकार है, राजनीतिक सत्ता है, वह उनके विकास, शिक्षा, उनकी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उनके साथ भेदभाव की नीति अपना रही। इन सब कारणों को लेकर डच भाषी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न होने लगा और वे प्रमुख रूप से फ्रेंच भाषी से ईर्ष्या रखने लगे। इस प्रकार फ्रेंच भाषी और डच भाषी में काफ़ी तनाव व्याप्त हुआ, एक दूसरे में काफ़ी लड़ाइयाँ छिड़ गई, दोनों एक दूसरे के विकास को अवरुद्ध करने लगे। यह तनाव प्रमुख रूप से राजधानी के क्षेत्र ब्रुसेल्स में देखा गया, जिसमें डच भाषी और
फ्रेंच भाषी लोगों के बीच काफ़ी तनाव हुआ, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। बेल्जियम की राजनीतिक सत्ता दोनों गुटों में संघर्ष को देख के काफ़ी चिंतित हुई और देश के संविधान में डच भाषी लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में प्रमुख रूप से 4 संशोधन किए, ताकि डच भाषी लोगों के विकास और उनके प्रतिनिधित्व को स्थान दिया जा सके। इस प्रकार 1970 से लेकर 1993 तक बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इन संशोधनों के तहत केंद्रीय सरकार में डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि वे राजनीतिक सत्ता में समान प्रतिनिधित्व का वहन कर सकें। इस प्रकार बेल्जियम सरकार ने केंद्रीय सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया। केंद्रीय सरकार में नहीं बल्कि प्रांतीय सरकार में भी डच भाषी लोगों को काफ़ी अधिकार दिए और केंद्र की कई शक्तियां जो प्रांतीय सरकार को सौंपी गईं। इस प्रकार बेल्जियम की सरकार ने अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने जातीय संघर्ष को दूर करने के लिए केंद्रीय सत्ता, प्रांतीय सत्ता और सामुदायिक सत्ता में दोनों जातियों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया, ताकि कोई भी जाति किसी का शोषण न कर सके, किसी के विकास को अवरुद्ध न कर सके। इस प्रकार बेल्जियम की सरकार ने अपने सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया। इस प्रकार बेल्जियम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ जो है दोनों भाषी लोगों के हितों का ध्यान रखा और उनके झगड़े को समाप्त किया। बेल्जियम का अध्ययन करने के बाद अब हम लोग श्रीलंका का अध्ययन करेंगे। श्रीलंका प्रमुख रूप से भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु से लगा हुआ एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे है। श्रीलंका प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया महाद्वीप का एक राष्ट्र है। इसकी कुल आबादी 2 करोड़ है। 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। इस प्रकार यह 1948 से पहले तक श्रीलंका भी ब्रिटिश का एक उपनिवेश था। 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो श्रीलंका में सिंहलियों ने शासन में अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने ही शासन की बागडोर संभाली। श्रीलंका में कुल आबादी का 74% सिंहली लोग निवास करते हैं। वहीं कुल आबादी का 18% तमिल लोग हैं। तमिलों में भी 2 प्रकार के तमिल, एक मूल निवासी श्रीलंका के हैं, दूसरे बाहर से आए हुए तमिल जो ब्रिटिश शासन के दौरान बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे और जब इनकी संतानें हुई तभी वे बाहर से आए हुए तमिल कहलाएं। तमिलों में प्रमुख रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों जातियों के लोग हैं। वहीं कुल आबादी का 17% जो ईसाई लोग निवास करते हैं। जब 1948 में देश आज़ाद हुआ तो राजनीतिक सत्ता में प्रमुख रूप से सिंहलियों ने संभाली और सिंहलियों ने ही अपने हितों का मजबूत करने के लिए राजनीतिक सत्ता में वर्चस्व स्थापित किया और सिंहलियों ने अपनी ही सिंहली भाषा को राजभाषा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बाकी तमिल ईसाई लोगों के हितों की अवहेलना की। उन्होंने नौकरियों में ही सिंहली लोगों को बढ़ावा दिया, जबकि तमिल लोगों को
कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके साथ जो भेदभाव की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप तमिल लोगों के बीच में हीन भावना और शोषण की भावना का विकास हुआ और इनके साथ काफ़ी भेदभाव हुआ। इस प्रकार सिंहलियों ने हर जगह नौकरी, राजनीतिक शक्ति, चाहे जिस भी एरिया में, हर जगह अपने वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश की और तमिलों के विकास को अवरुद्ध किया और उनकी मांगों को दबाया। 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया, जिसके तहत अपनी भाषा सिंहली को राजभाषा बनाया और नौकरी, विश्वविद्यालयों में प्रमुख रूप से सिंहली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और तमिलों के धर्म की अवहेलना की। इस प्रकार तमिलों के मन में सिंहलियों के प्रति एक आक्रोश, भेदभाव की भावना विकसित हुई। फलस्वरूप दोनों जातियों के बीच एक प्रकार का गृह युद्ध छिड़ गया, जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता को काफ़ी क्षति पहुंची। 1983 में तमिलों द्वारा सशक्त विद्रोह कर दिया गया, जिससे श्रीलंका में गृह युद्ध की चपेट में आ गया। लेकिन श्रीलंका की राजनीतिक सत्ता ने तमिलों की कोई भी मांग को नहीं माना, बल्कि उनकी मांगों को अवहेलना ही करता रहा, जिसके फलस्वरूप तमिलों ने काफ़ी कुछ देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और काफ़ी तोड़ फोड़ करने लगे, जिसके फलस्वरूप सिंहली और तमिल दोनों समुदायों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी, जिससे देश का लोकतंत्र कमज़ोर हुआ, देश की एकता खतरे में पड़ी। इस प्रकार हम लोग ने 2 राष्ट्रों का अध्ययन किया। एक बेल्जियम, जिसने अपनी सूझबूझ के साथ सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व दिया, वहीं श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने बहुसंख्यक के आधार पर बहुसंख्यक जाति के हितों को ध्यान दिया और तमिलों के हितों की अवहेलना की, जिसके फलस्वरूप उसके आंतरिक भागों में गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और एक वर्ग हमेशा असंतुष्ट बना रहा।